तो आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए आज जो है हम लेकर आए हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1। जैसा कि जानते हैं आज सोमवार है और आज से जो है नई वीक स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है हम लोग MSN 1 और जो है हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग देखने वाले हैं, ठीक है। और इस सप्ताह में जो है हम क्या करेंगे, आपका ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आपका जब एग्ज़ाम 24 से होगा सेकेंड ईयर वाले का, तो मैं आशा करता हूँ कि जितना भी मैं पढ़ाया हूँ, जितना मैं वीडियो प्रोवाइड कराया हूँ, उसी के अंदर से आपका जो है सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चाहे जो भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं, चाहे जो भी सब्जेक्टिव दिए हैं, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे और इस सप्ताह में जो है जो भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है समाप्त कर देंगे। इस सप्ताह के बाद जो है आपका जो भी पढ़ना चाहिए इम्पोर्टेंट वो समाप्त हो गया है, ठीक है। इस सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। आज MSN 1 लेकर आए हैं जिसमें क्वेश्चन है आपका कि सेरेब्रल पाल्सी या इसी को प्रमस्तिष्क पक्षाघात कहते हैं, ठीक है ना। प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, इसके कारण, चिकित्सीय लक्षण, उपचार व नर्सिंग प्रबंध समझाना है, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी के बारे में हो सकता है आपसे 5 नंबर में पूछ दें, या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बारे में, ठीक है ना। तो जो है आप लोग लिखेंगे, ठीक है। पाल्सी पक्षाघात क्या होता है जानते हैं, पैरालिसिस वाला अगर किसी को हो जाता है अटैक तो पाल्सी हो जाता है, समझ गए। चलिए देखिए सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, देख लीजिए। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ठीक है ना, दीर्घकालीन चालन संबंधित नियोक्ता क्रॉनिक मोटर डिजेबिलिटी है जो मस्तिष्क मूल तंत्रिका पेशीय न्यूरोमस्कुलर विकार के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें पेशीय नियंत्रण, मसल्स कंट्रोल, मुद्रा, पोस्चर मूवमेंट, प्रचालन, स्ट्रेंथ क्षमता संबंधी दोष पाए जाते हैं। देखिए किसी को अगर सेरेब्रल पाल्सी होता है तो उसको क्या क्या हो सकता है, उसको जो मसल्स कंट्रोल है, मसल्स जो उसका कंट्रोल है वो जो है उसमें प्रॉब्लम आएगा। मुद्रा, जो मुद्रा होता है आदमी का, जो मुद्रा मतलब पैसा नहीं, मतलब मुद्रा मतलब जो आसन होता है, पोस्चर जो होता है उसमें दोष आएगा, प्रॉब्लम आएगा। मूवमेंट मतलब गति, प्रचालन मतलब शरीर के जो गति है उसमें जो है समस्या आएगा। स्ट्रेंथ क्षमता जो होता है उसमें जो है संबंधित समस्या उत्पन्न होने लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो सेरेब्रल पाल्सी होता है, प्रमस्तिष्क पक्षाघात जो होता है, यह एक क्रॉनिक पक्षाघात होता है, समझिएगा। यह क्रॉनिक मोटर डिजेबिलिटी है। मतलब मोटर मतलब क्या होता है, चालन। हमारे जो ब्रेन में जो मोटर सिग्नल होता है जो कि सभी चीज़ों को क्या करता है, संदेश देता है, तो उस मोटर का जो होता है डिजेबिलिटी हो जाता है, समझ गए। तो नियोग्यता हो जाता है, मतलब योग्यता नहीं होता उसमें, नियोग्यता हो जाता है, मतलब चालन संबंधी असमर्थ हो जाता है, जो जिससे एक दूसरे जैसे मुद्रा में, पेशीय में, क्षमता में, प्रचालन में, ये सब पर कंट्रोल जो है, ये सब को जो है चालन नहीं कर पाता हमारा ब्रेन। क्योंकि ब्रेन में जो होता है वह एक प्रकार से पैरालाइज्ड, ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन का जो सेरेब्रल भाग है ये पैरालाइज्ड हो जाता है, मतलब पक्षाघात हो जाता है इसका, समझ गए। और जिसके कारण जो है तंत्रिका पेशीय विकार परिणाम स्वरूप होता है। मतलब जितना भी मस्कुलर जो हमारा मसल्स है उस मसल्स में जो है क्या होता है कि न्यूरो मतलब तंत्रिकीय जो संचार होता है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है क्षमता, मूवमेंट, मुद्रा, नियंत्रण ये सब प्रभावित होता है, समझ गए। ये क्या चीज़ का बीमारी है, प्रमस्तिष्क सेरेब्रल पाल्सी। तो ब्रेन में चालन संबंधी नियोक्ता है, दीर्घकालीन होता है, यह एक पक्षाघात है। जो ब्रेन में चालन नहीं हो पाता है, मोटर का जो है, मोटर में इसका होता है चालन। चालन मतलब जैसे ब्रेन जो हमारा जो सिग्नल देता है, संचार करता है, कि जिससे जो है सिग्नल मिलता है तो जो है हमारा शरीर मूवमेंट करता है, हमारा पेशीय जो है तान होता है, पेशीय में क्षमता होता है। तो ये सब जो है हमारा ब्रेन जो है पाल्सी के बाद सेरेब्रल वाला भाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। क्योंकि इसके जो न्यूरोलॉजिकल जो मस्कुलर परिणाम हो जाता है, मतलब मस्कुलर संबंधी जो तंत्रिका है ये काम करना प्रभावित होने लगता है, बंद करने लगता है, ठीक है ना। जिससे मस्कुलर कंट्रोल, पोस्चर मूवमेंट, स्ट्रेंथ ये सब में समस्या होता है, समझ गए सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए कि नॉन प्रोग्रेसिव
आघात, नॉन फेटल तथा ठीक न होने योग्य विकार। यह क्या होता है? नॉन प्रोग्रेसिव होता है। नॉन प्रोग्रेसिव आघात तथा ठीक न होने वाला विकार होता है। देखिए, अगर किसी को सेरेब्रल पाल्सी होता है ना, तो यह इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करता है व्यक्ति, ठीक है। किसी को अगर ब्रेन में मार दिया तो उसका जो काम करने का जो क्षमता होगा वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ब्रेन का ही एक भाग में उसको पैरालाइज मार दिया है, पाल्सी हो चुका है, आघात, पक्षाघात लग चुका है। तो इस कारण जो है उससे होने वाला जितना भी कंट्रोल है वो सब प्रभावित होगा। सेरेब्रल से जितना भी प्रभावित होने वाला अंग है, कंट्रोल होने वाला, वो सब प्रभावित होगा, जैसे मुद्रा, पेशीय कंट्रोल, ठीक है ना, क्षमता, ये सब, समझ गए। तो इसीलिए कहा जाता है यह विकार जो है, यह आघात जो है न ठीक होने वाला होता है और साथ में नॉन प्रोग्रेसिव होता है, समझ गए। चलिए, जो बढ़ते हुए मस्तिष्क की जन्म पूर्व से जन्म के समय या बाद में क्षति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जो कि बच्चों में अपंगता, क्रिपल का प्रमुख कारण है, ठीक है ना। देखिए, ये जो होता है, ये जो बढ़ते हुए मस्तिष्क की जन्म पूर्व, मतलब यह जन्म से पहले या जन्म के समय या जन्म के बाद कोई भी ऐसा क्षति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। समझ गए ना। यह जन्म से पहले भी हो सकता है, यानी गर्भ में भी, और यह जन्म के बाद भी हो सकता है और जन्म के समय भी हो सकता है। किसी भी परिणाम स्वरूप इसमें क्षति होगा पाल्सी में, मस्तिष्क में, तो जो है उसे सेरेब्रल पाल्सी हो जाएगा, ठीक है, जो कि बच्चों में अपंगता प्रमुख कारण होता है, ठीक है ना। अपंगता जो है बच्चों में इसका प्रमुख कारण होता है, समझ गए। चलिए, तो सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जान गए, पक्षाघात के बारे में जान गए, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बारे में जान गए। चलिए, अब इसका कारण देख लीजिए कि कारण क्या होता है कि सेरेब्रल जो है उसमें पाल्सी हो सकता है, ठीक है। तो जन्मजात कुरचनाएं, कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन, समझ गए। जैसे जन्मजात बच्चा जब गर्भ में था तो उसको जो है सही से जो है रचना नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है उसको जन्मजात कुरचनाएं के कारण ही हो सकता है। ट्रोमा, चोट लगने, ब्रेन में चोट लगने से हो सकता है। अब ये चोट जो है डिलीवरी के समय हो सकता है या जन्म के बाद हो सकता है, ठीक है। नवजात पीलिया, समझ गए, कर्निकेट्रस, समझ गए, कर्निकेट्रस जो होता है नवजात पीलिया के कारण ही हो सकता है। ऑक्सीजन न्यूनता, हाइपोक्सिया। देखिए, अगर उस सेरेब्रल पाल्सी के एरिया में, सेरेब्रल में, प्रमस्तिष्क में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा। और उस कंडीशन में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा दिन तक नहीं पहुंचता है वहाँ पे, तो वही जो है पक्षाघात हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्थानिक रक्ताल्पता, या वहीं पे जो है ऑक्सीजन कमेगा। तो ऑक्सीजन कब कमेगा? जब ब्लड का कमी होगा, ब्लड सप्लाई पूरा नहीं होगा तो ऑक्सीजन का कमी होगा, मतलब स्थानीय वहाँ पे जो है रक्त का कमी होगा, रक्ताल्पता होगा, जिसको इस्कीमिया बोलते हैं, ठीक है। या हेमरेज होगा। सीधी सीधी कहा जाए तो बहुत सारे कंडीशन में जो है ब्लड निकलना या ब्लड वहाँ नहीं पहुँचना या ऑक्सीजन कमना, यही सब जो है कारण होता है सेरेब्रल पाल्सी का, समझ गए ना। चलिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कहीं भी अगर पैरालिसिस व्यक्ति होता है तो क्या होता है कि उसके अंदर जो है वहाँ पे जो है ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, जिसके कारण ही पैरालिसिस मारता है, समझ गए ना। वहाँ पे जब ना ब्लड पहुँचेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उस कंडीशन में वो जो शरीर का भाग होगा वो शून्य पड़ने लगेगा, फिर काम करना बंद कर देगा, वही पैरालिसिस हो जाता है, समझ गए। चलिए, लक्षण देख लीजिए। अगर किसी को सेरेब्रल पाल्सी होता है, मस्तिष्क वाला अगर किसी को पक्षाघात होता है, ब्रेन में अगर किसी को पैरालिसिस मारता है, तो देख लीजिए उसको क्या क्या हो सकता है लक्षण दिखाई, समझ गए। सबसे पहले मेंटल रिटार्डेशन, मंदबुद्धि हो जाएगा किसी को होगा तो, ठीक है ना। मूर्छा आएगा, एपिलेप्सी होगा, मूर्छा आएगा जिसको भी होगा ये। व्यवहार संबंधी समस्या, बिहेवियर संबंधी समस्या होगा, क्योंकि ब्रेन ही उसका सही से काम नहीं करेगा तो सब चीज़ होगा ही। मूर्छा भी होगा, मंदबुद्धि भी आएगा, व्यवहार भी सही से नहीं काम करेगा, निगलने में परेशानी, मुंह से लार गिरते रहना, ठीक है ना। ड्रूलिंग होगा। अब ब्रेन से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है तो उसको तो मुंह से लार गिरेगा ही, निगलने में भी परेशानी होगा, तमाम तरीके के चीज़ होने लगेगा, क्योंकि सारा चीज़ तो ब्रेन से ही कंट्रोल होता है और ब्रेन में ही पैरालाइज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाथ व पैरों तन्यता, एस्पेटिसिटी, जिससे पैर अधिक प्रभावित होते हैं। हाथ पैर क्या हो जाएगा?
तन्य जाएगा, तन्यता हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी ऊपर पढ़े हैं ना कि क्षमता, इससे क्षमता कमज़ोर हो जाएगा, जिससे हाथ पैर टाइट होने लगेगा और जब उसको लूज करेंगे तो लूज नहीं हो पाएगा। तो यही सब होने लगता है, समझ गए। क्योंकि यह एक क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जो है संबंध तंत्रिका पेशीय संबंधी विकार होता है इसमें। तो इसमें जो हाथों पैरों का जो तन्यता होता है वो तन्य जाता है, और जब लूज करेगा तो लूज नहीं होगा, जो कि पेशीय का विशेषता है कि लूज भी होना और तनाव भी होना, समझ गए। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में देखिए, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया क्या है कि शरीर के जो है चतुर्थांश में जो है क्या होता है, पैरालिसिस मारना। हेमीप्लेजिया होता है कि आधा आधा जो है शरीर प्रभावित हो जाना, ठीक है ना। पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, मोनो किसी एक अंग में पैरालिसिस मारना, ठीक है। तो ये सब जो है होता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में, ये सब हो सकता है, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिएगा इसमें लक्षण जो है बहुत सारे हैं। एटोनिक सेरेब्रल पाल्सी में एटोनिक डायप्लेजिया एवं जन्मजात सेरेब्रल एटोक्सिया पाया जाता है, समझ गए। देखिए यहाँ पे क्या आप लोग देखे हैं, यहाँ पे स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी देखे हैं, जबकि यहाँ पे एटोनिक सेरेब्रल पाल्सी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एटोनिक में एटोनिक डायप्लेजिया एवं जन्मजात सेरेब्रल एटोक्सिया पाया जाता है, ठीक है ना, एटोनिक में। जबकि स्पास्टिक में देख लिए हैं क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया। एटोनिक में डायप्लेजिया और जन्मजात सेरेब्रल एटोक्सिया, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा पिरामिडल सेरेब्रल पाल्सी में कोरियोथेटोक्सी एवं डिस्टोनिया होता है। डिस्टोनिया क्या होता है कि जो मस्कुलर संबंधी, पेशीय संबंधी तन्यता में विकार होने लगता है, समझ गए, वही होता है डिस्टोनिया। मैंने मेंटल हेल्थ में बताया भी था कि डिस्टोनिया क्या होता है। तो ये सब जो है लक्षण होने लगता है। साथ में जो है व्यक्ति में भयंगापन यानी स्ट्रेस विषम होता है। मोतियाबिंद कैटरेक्ट हो सकता है। अंधता मतलब रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लासिया होगा, अंधता, बहरापन, चलने में कठिनाई, बोली बंद होना, ये सब जो है व्यक्ति के अंदर लक्षण दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो जो भी लक्षण में याद रहेगा कि अगर किसी को ब्रेन में पक्षाघात होता है, ब्रेन में अगर किसी को पैरालिसिस होता है, तो उसको जो है क्या क्या लक्षण होगा आप लोग यहाँ से देख चुके हैं, ठीक है, देख लिए। चलिए तो ये तो हो गया लक्षण। अब चलिए इसका जो है हम लोग उपचार देखते हैं कि इसका उपचार क्या क्या होगा, ठीक है, देख लीजिए। ऊपर हम लोग देखें कि यह नॉन प्रोग्रेसिव होता है और यह जो है ज़्यादा चीज़ें जो है इसमें सुधार नहीं होगा। अगर किसी को ये चीज़ें हो जाता है तो ज़्यादा इसमें सुधार नॉन प्रोग्रेसिव रहता है, मतलब इसमें ज़्यादा सुधार नहीं होगा और ना ठीक होने वाला ये होता है, समझ गए। तो देख लीजिए उपचार में आखिर क्या होगा। तो जब ये ठीक होने वाला ही नहीं है तो इसका लक्षण जो होगा, लक्षण का इलाज किया जाएगा। हो सकता है उसका लक्षण बहुत सारा हो तो कुछ लक्षण को कंट्रोल किया जाए जिससे थोड़ा राहत मिलेगा। इसमें लाक्षणिक उपचार किया जाता है। इसमें कोई इसका जो है परफेक्ट इलाज नहीं है, क्योंकि ऊपर ही देख लिए नॉन प्रोग्रेसिव है, इसलिए इसमें लक्षण का इलाज किया जाता है। जैसे मूर्छा एक लक्षण देखें ना ऊपर में, एपिलेप्सी, मूर्छा, तो मूर्छा के नियंत्रण के लिए एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ दिया जाता है। जो मूर्छा लगता है व्यक्ति को, जिसमें जो है व्यक्ति 2 से 4 मिनट के लिए जो है व्यक्ति क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तो ये मूर्छा जब लगता है व्यक्ति तो एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ दिया जाता है। और मांसपेशिया के लिए मसल्स रिलैक्सेंट दिए जाते हैं, समझ गए ना। अगर किसी को मूर्छा लगता है, क्योंकि यह लक्षण के उपचार यहाँ पे होता है, यहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी का कोई उपचार नहीं है, यहाँ पे उससे संबंधित कुछ लक्षण होगा तो उस लक्षण का उपचार करेंगे। जैसे मूर्छा के लिए एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ देते हैं। और मसल्स में अगर टाइटनेस हो, तन्यता हो, मसल्स अगर सही से ना काम करे तो मसल्स के लिए जो दवाइयाँ होता है वो है मसल्स रिलैक्सेंट्स, समझ गए। तो ये 2 दवाइयाँ लक्षण का है, समझ गए। तो ये उपचार हो गया। अब नर्सिंग देखभाल, जैसे यहाँ पे देखिए बैठने, रेंगने तथा चलने को बढ़ावा देना चाहिए। व्यक्ति को हो सकता है जो है वो ना चल पाए, चलने में प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो इसलिए जो है व्यक्ति को बैठने, रेंगने और चलने को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना। नर्सिंग देखभाल रोगी की व्यक्तिगत स्वच्छता व पोषण बनाए रखने में सहायता करे। चूँकि व्यक्ति को जो है अपने से काम करना यहाँ पे प्रभावित होने लगता है, इसलिए उसके स्वच्छता को और पोषण को बनाए रखना चाहिए। नर्स का ये दायित्व है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा, ऐसी गतिविधियां का चयन करना चाहिए जिसमें रोगी की अधिक सहभागी हो तथा मोटर कार्य एवं संवेदी अंतर्ग्रहण में सुधार हो। यहाँ पे वैसा काम करवाना चाहिए व्यक्ति से जिसमें मोटर जैसे चालन संबंधी कार्य जो है क्या हो शामिल हो, और साथ में जो संवेदी है जो न्यूरोलॉजिकल चीज़ें हैं वो उसमें शामिल हो, उसके संवेदी चीज़ें उसमें सुधार हो सके। इसके लिए व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा काम में गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करवाना चाहिए। ठीक है। रोगी को संप्रेषण में सहायता हेतु स्पीच थेरेपिस्ट का सहयोग लेना चाहिए। व्यक्ति को हो सकता है इसमें आवाज़ में प्रॉब्लम आ जाए बोलने में, तो उसके लिए जो है स्पीच थेरेपिस्ट का सहयोग लेना चाहिए। ठीक है ना, बातचीत करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, रोगी को पर्याप्त आराम व आरामदायक स्थिति प्रदान करना चाहिए, चूँकि व्यक्ति इसमें पूर्ण तरीक़ा से प्रभावित रहता है और जब तक जिंदा रहेगा तब तक समझिए वो भार ही है किसी के ऊपर। नेक्स्ट है, रोगी को सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार सिखाने हेतु परिवार को प्रोत्साहित करें। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया कि वैसे व्यक्ति जिसको पैरालाइज्ड हो जाता है और ब्रेन से संबंधित अगर पैरालाइज्ड हो जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत के सामना करना पड़ता है उसके फैमिली को, लोगों को, क्योंकि एक तरीक़ा से ढोने की चीज़ हो जाता है कि इसके देख रेख के लिए एक प्रॉपर आदमी को रहना पड़ता है। तो इसलिए जो है परिवार के लोग उससे दुखी ना हो, उससे अच्छे से स्वीकार करें, उससे अच्छे से व्यवहार करें, इसके लिए परिवार को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो सेरेब्रल पाल्सी हम लोग देख चुके हैं, प्रमस्तिष्क पक्षाघात तो हो गया समाप्त। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, 5 नंबर में तो पूछा गया है, 10 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देख लीजिए, बीपीएच क्या है, इसके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता एवं प्रबंध लिखिए। बीपीएच कहा जाए तो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। क्या चीज़? बी फॉर बेनाइन, पी फॉर प्रोस्टेट, एच फॉर हाइपरट्रोफी। समझ गए। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी जो होता है इसके बारे में क्या करना है, लिखना है। देख लीजिए, राइट इट्स कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट। बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के बारे में हर एक चीज़ लिखना है। अब देखिए, प्रोस्टेट है तो इसी से संबंधित कोई बीमारी होगा, देख लीजिए क्या है। देखिए बीपीएच क्या है, यह एक रोग है जिसमें पुरुष की प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार अधिक बड़ा हो जाता है, जिसके कारण मूत्र मार्ग अवरोध हो जाता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जैसे ये पुरुषों का मूत्र पास करने वाला है, समझ गए। अब यहाँ पे दो क्या होता है, नीचे बाहर की तरफ जो है आपका अंडा से होता है, हाइड्रोसील होता है, समझ गए, जिसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। अब यहीं पे जो है क्या होता है, यहीं पर जो है आपका लगा हुआ होता है क्या चीज़, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है ना, जिसका क्या काम है पता ही है कि यह जब सीमन वगैरह होता है, जब बीज जो होता है उसको क्या करता है कि उसमें ये अपना पदार्थ जो छोड़ता है, जिसके कारण चिपचिपा और सफ़ेद रंग का जो है ये बनाता है प्रोस्टेट। समझ गए। तो ये प्रोस्टेट क्या होता है, समान से अधिक इसका आकार बढ़ जाता है। अब ये जब बढ़ जाएगा तो ये कहाँ पे प्रभाव डालेगा, अपना प्रेशर कहाँ पे डालेगा, इस मूत्र मार्ग पर ही प्रेशर डालेगा। चूँकि जस्ट इसके पीछे ही ये होता है, मूत्र मार्ग से लगा हुआ होता है, इसके पीछे ही होता है ये, तो ये आकार बढ़ेगा तो प्रेशर डालेगा तो मूत्र का क्या होगा, अवरोध होगा। बिल्कुल सही है। तो यही चीज़ है, बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी जो होता है यह एक रोग होता है जिसमें पुरुष का जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसका आकार अधिक बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो मूत्र मार्ग होता है उसका अवरुद्ध होने लगता है। समझ गए, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। समझ गए चीज़ को। चलिए बीपीएच समझ लिए। चलिए यहाँ पे आप देखिए इसका कारण, देखिए होने का क्या कारण होता है, कॉज देख लीजिए। देखिए अधिक आयु, 40 वर्ष से अधिक आयु होता है तो व्यक्ति के जो प्रोस्टेट होता है बढ़ने लगता है। ठीक है, बार बार मूत्र मार्ग का संक्रमण, जो यूरेथ्रा है, जो मूत्र मार्ग है उसमें बार बार जो है किसी प्रकार से जो है इन्फेक्शन होने लगना। ठीक है ना,
यूटीआई समझ गए ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने लगना बार बार, कुपोषण माल न्यूट्रिशन होने के कारण जो है आपका प्रोस्टेट बढ़ने लगेगा, ठीक है। प्रोस्टेट पर चोट लगना, अगर प्रोस्टेट पर चोट लग जाएगा तो धीरे धीरे ये बढ़ने लग सकता है, ठीक है। हार्मोन संबंधी विकार, कुछ ऐसे हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये जो है आपका कारण है कि अधिक आयु, बार बार मूत्रीय संक्रमण, कुपोषण, प्रोस्टेट पर चोट लगना, हार्मोन संबंधी समस्या, चूँकि यह हार्मोन को सीक्रेशन करता है तो जो इससे जो है ग्लैंड है तो कुछ सिक्रेशन ये करता है, तो सिक्रेशन जो करता है तो उसके जो हार्मोनल है उससे संबंधित कुछ रोग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कारण हो गया बीपीएच होने का, ठीक है। अब इसका लक्षण सिम्टम्स देख लीजिए कि अगर किसी को प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो क्या होगा, देख लीजिए। मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, फोर्सफुल वॉइडिंग, समझ गए, फोर्सफुल, अगर क्योंकि मूत्र त्याग करने में जोर क्यों लगाना, क्योंकि अभी ऊपर देखे हैं ना कि मूत्र मार्ग का अवरोध होना, ये बढ़ने से मूत्र मार्ग अवरुद्ध होगा, तो जब मूत्र मार्ग अवरुद्ध होगा तो जब मूत्र का जब त्याग करेंगे तो जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। मूत्र रोकने में असमर्थता, अब चूँकि मूत्र रोकने में क्या होगा, असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ चुका है, प्रोस्टेट बढ़ चुका रहता है तो इस कंडीशन में ऑलरेडी मूत्र उसमें रुका हुआ रहता है, कम आता है, क्योंकि मूत्र मार्ग को ये अवरोध करता है, तो इस कारण जो है यहाँ पे मूत्र रोकने में जो है असमर्थता होने लगेगा। जब भी मूत्र लगेगा तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। मूत्र में रक्तस्राव, हेमेचूरिया, समझ गए, हेमे मतलब हेमोग्लोबिन और चूरिया मतलब यूरिन, हेमेचूरिया मतलब मूत्र में जो है रक्त आ सकता है, ठीक है। ब्लेड भरा हुआ अनुभव होना, ब्लेडर भरा हुआ अनुभव होना मतलब फुलनेस ऑफ यूरिनरी ब्लेडर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, यूरिनरी ब्लेडर होगा, मतलब जो मूत्राशय है वो लगेगा कि पूरा भरा भरा है, क्योंकि प्रोस्टेट का आकार बढ़ा हुआ है तो उससे भारी लगेगा, तो लगेगा कि यूरिन जो ब्लेडर है मूत्राशय है वो भरा हुआ लगना, ये पेल्विक रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है बार बार मूत्र त्याग, और जो है ज़्यादा मूत्र त्याग होगा रात्रि में, तो इससे हम क्या कहते हैं, नोक्ट्यूरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोक्ट्यूरिया बोलते हैं, नोक्ट्यूरिया, समझ गए ना। मूत्र त्याग करने में कठिनाई एवं दर्द होना, ज़्यादा से ज़्यादा ये मूत्र से संबंधित ही इसमें बीमारी होता है, चूँकि मूत्र मार्ग और उसके आसपास में ही जो है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तो मूत्र से संबंधित हर एक बीमारी जो है ये उत्पन्न करता है प्रोस्टेट बढ़ने से, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, मूत्र त्याग करने में कठिनाई एवं दर्द, जिसे डायसूरिया बोलते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट का बाहर से फूला हुआ दिखाई देना, अब जो प्रोस्टेट है वो बाहर से फूला हुआ दिखाई देगा, जिसे प्रोस्टेटोमेगली बोलते हैं, ठीक है ना। जो प्रोस्टेट है लगेगा कि प्रोस्टेट जो है आपके मूत्र जो पास करने वाला जो है पुरुष का जो अंग है उसके नीचे लगेगा कि वो यहाँ पे फूला हुआ है, तो यही जो है प्रोस्टेट फूला हुआ रहता है, ठीक है ना। तो क्या क्या लक्षण होता है देख लिए कि मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, मूत्र रोकने में असमर्थता, मूत्र में से रक्तस्राव निकलना, ब्लेडर भरा हुआ अनुभव होना, बार बार रात्रि में मूत्र त्याग करना, मूत्र त्याग करने में कठिनाई एवं दर्द होना, प्रोस्टेट का बाहर से फूला हुआ दिखाई देना, समझ गए। चलिए उसके बाद मूत्र मार्ग में संक्रमण, अब इसका एक और लक्षण होगा कि मूत्र मार्ग में संक्रमण भी जो है ये बार बार करेगा, समझ गए। चलिए ये चीज़ समझ गए। अब इसका निदान देख लीजिए कि इसका निदान क्या हो सकता है। इतिवृत्ति लेना मतलब हिस्ट्री कलेक्शन, शारीरिक परीक्षण, ब्लड फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ब्लड सीरम का टेस्ट कराया जाएगा, उसमें जो है यूरिया का टेस्ट किया जाएगा, क्रिएटिनाइन का टेस्ट किया जाएगा, समझ गए ना। ये सब का स्तर बढ़ा हुआ है इसका चेक किया जाएगा, ठीक है। प्रोस्टेट सीरम एंटीजन PSA का जाँच किया जाएगा, मतलब प्रोस्टेट सीरम एंटीजन का जाँच किया जाएगा, ठीक है। सिस्टोस्कोपी किया जाएगा, समझ गए, सिस्टोस्कोपी किया जाएगा, समझ गए ना। चलिए सिस्टोस्कोपी जानते हैं कि ये सिस्टोसी को क्या करता है, देखने वाला होता है, जांचने वाला होता है, मूत्राशय को ये जांचा जाता है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है आपका ब्लेडर को, उसके बाद है यूरिन एनालिसिस, मूत्र का एनालिसिस की परीक्षण किया जाएगा, यूरिन C टेस्ट कल्चर टेस्ट किया जाएगा, यूरिन का कल्चर टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। यूरिन CS टेस्ट होगा, यूरिन का रूटीन टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। यूरिन से संबंधित टेस्ट हो सकता है, ब्लड से संबंधित, समझ गए। तो क्या क्या होगा डायग्नोसिस में, ब्लड सीरम में यूरिया का क्रिएटिनाइन का टेस्ट देखेंगे कि बढ़ा हुआ है कि नहीं,
प्रोस्टेट सीरम एंटीजन PSA का जांच होगा। सिस्टोस्कोपी मूत्राशय के परीक्षण के लिए, यूरिन एनालिसिस किया जाएगा और यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाएगा। समझ गए? ये हो गया। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन अब देखिए, अगर कोई अगर आपने प्रोस्टेट का इलाज नहीं करवाता है तो अगर प्रोस्टेट बढ़ता है तो आगे चल के इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, क्या इसका जटिलता हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए। रक्तस्राव होना, हेमरेज जो है होने लगेगा, रक्तस्राव चालू हो जाएगा। मूत्राशय ऐंठन, ब्लेडर में स्पास्म होगा, ऐंठन होने लगेगा मूत्राशय में, ब्लेडर में। मूत्र रुकना, यूरिन जो है रिटेंशन हो जाएगा। ठीक है, मूत्र रुकने लगेगा, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, आघात भी लग सकता है और मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब मूत्र ये चीज़ें संबंधित चीज़ें होगा। संक्रमण, आघात, मूत्र मार्ग अवरुद्ध, मूत्र रुकना, ये सब जो है आपका होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका होने लगेगा रक्तस्राव होना, मूत्राशय ऐंठन होना। ठीक है, ये सब याद रखिएगा जटिलता में। ठीक है, चलिए। चिकित्सीय प्रबंध क्या है देख लीजिए। मेडिकल मैनेजमेंट, तो मेडिकल मैनेजमेंट बस दो ही है। एक है एंटीबायोटिक देना संक्रमण रोकने के लिए, और एक है डाययूरेटिक देना ताकि जो है मूत्राशय खाली हो सके और जो है पानी की मात्रा जो है कम हो सके। समझ गए? सूजन वगैरह जो अगर होगा वो कम हो सकता है डाययूरेटिक थेरेपी के देने से। समझ गए? तो ये मात्र दो ही चिकित्सा जो है इसमें दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सर्जिकल प्रबंध इसमें होता है, सर्जिकल प्रबंध किया जाता है। सर्जिकल प्रबंध में एक होता है TURP, टुर्प, जैसे ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। समझ गए? पौरुष ग्रंथि को मूत्रनाल से होकर अनुच्छेदन करना। ठीक है ना, पौरुष ग्रंथि को, प्रोस्टेट ग्लैंड को मूत्रनाल से होकर अनुच्छेदन करना, मतलब उसका जो है उसमें जो है सर्जरी करना। ठीक है ना, ये चीज़ होता है कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, टुर्प होता है। समझ गए? टुर्प, TURP, टी से ट्रांस यूरेथ्रल, T फॉर ट्रांस, U फॉर यूरेथ्रल, R फॉर रिसेक्शन, P फॉर प्रोस्टेट। ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट यानी पौरुष ग्रंथि को मूत्रनाल से होकर अनुच्छेद कर देना। समझ गए? चलिए, अनुच्छेद कर देना मतलब है अलग कर देना, मतलब जो पौरुष ग्रंथि है इससे जो मूत्रनाल है, मूत्र मार्ग है, उसको अलग कर देना। ठीक है, चलिए दूसरा क्या होता है देख लीजिए। दूसरा जो होता है प्रोस्टेक्टोमी किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोस्टेक्टोमी किया जाता है। इसमें ओपन सर्जरी की जाती है एवं संपूर्ण प्रोस्टेट ग्रंथि को ही हटा दिया जाता है। देखिए, प्रोस्टेक्टोमी किया जाता है अगर किसी को मान गए कि अगर टुर्प से सही नहीं होता है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट यानी मूत्रनाल को प्रोस्टेट ग्लैंड से अलग करना, अनुच्छेदन करना, अगर इससे किसी को नहीं सही होता है, बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट बढ़ चुका है, तो उस कंडीशन में प्रोस्टेट को ही हटा दिया जाता है ओपन सर्जरी करके, और जिसे जो है हम लोग प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं। और इसमें जो होता है संपूर्ण प्रोस्टेट को ही हटा दिया जाता है। तो सर्जरी में दो होता है, टुर्प होता है और एक प्रोस्टेक्टोमी होता है। समझ गए? चलिए, कहानी हो गया आपका यहाँ पे समाप्त। अब नर्सिंग प्रबंध है, तो नर्सिंग प्रबंध मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम नर्सिंग प्रबंध में चाहे नर्सिंग सर्जरी से पहले हो, सर्जरी के बाद हो या सर्जरी के दौरान हो, कैसे पेशेंट को क्या तैयार किया जाता है सर्जरी के लिए, वो सारा चीज़ हम बता चुके हैं। टाइम फालतू के लेना कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि बहुत लोग देखते भी नहीं है। समझ गए? बाकी हम लोग मिलेंगे कल चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के साथ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।